हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है राज बिहारी बोस। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं पार्ट 2। उसके बाद राज बिहारी और भगवान सिंह बराबर मिलते रहे। भारत में क्रांतिकारियों को जल्दी से जल्दी हथियारों की ज़रूरत है। हम संघाई में जर्मन कॉन्सुलेट से संपर्क करें, वे ज़रूर हमारी मदद करेंगे। जर्मन कॉन्सुलेट में, श्रीमन, मैं अपने साथ भारतीय क्रांतिकारियों के नेता को लाया हूँ। वे भारत हथियार भेजना चाहते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम आपको जितने चाहें हथियार दे सकते हैं। राज बिहारी ने 2 जहाज भरकर हथियार भारत भेजे, मगर सिंगापुर में अंग्रेजों ने ये जहाज पकड़ लिए। भारत में राज बिहारी अपने शरीर पर पड़े हुए दाग छिपाए रखने में पूरी पूरी सावधानी बरतते थे, परंतु जापान में वे उतने सावधान नहीं रहे। अगले दिन, आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो एक विदेशी की चौकसी कर रहे हैं। इस घटना की सूचना राज बिहारी ने चीनी क्रांतिकारी नेता सुन यात सेन को दी। सुन यात सेन ने राज बिहारी को एम तोयमा के यहाँ भेज दिया, जो उनको एक नानवाई की दुकान पर मिले। जब तक मैं कुछ और इंतजाम नहीं कर लेता, आप यहाँ रहें। तोयमा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के संस्थापक थे। उनसे सभी डरते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। वे जापानी लोक गाथाओं के जीते जागते नायक थे। तकरीबन इसी समय लाला लाजपत राय अमेरिका से जापान पहुंचे। राज बिहारी और भगवान सिंह ने उनके सम्मान में एक आम सभा का आयोजन किया। देवियों और सज्जनों, मैं आपके लिए भारत के लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे इसमें कतई शक नहीं है कि इस महान देश के महान लोग इस जंग में हमारी पूरी मदद करेंगे। तोयमा ने भी सभा में भाषण दिया। आज भारत के एक महान देशभक्त और नेता को हम अपने बीच पाकर हम धन्य हो गए हैं। हम जानते हैं कि उनके हजारों देशवासियों ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया है। मैं लाला लाजपत राय को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी इस न्याय की लड़ाई में जापान के लोग भारत की पूरी पूरी मदद करेंगे। राज बिहारी की सरगर्मियों की खबरें हिंदुस्तान में अंग्रेज अफसरों के कानों तक पहुंचने लगीं। शरणार्थी को समर्पित कर देना किसी वीर का काम नहीं। हम कोई ब्रिटेन के सिपाही नहीं हैं। लेकिन श्रीमन, अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता का तो पालन करना ही होगा। जापानियों के निकट राज बिहारी एक वीर जननायक बुशिंदो बुशिदो थे, क्योंकि वे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हर जापानी वीरों की इज्जत करता था। क्या आप एक दिन के लिए कहीं और जाकर रहने की कृपा करेंगे? राज बिहारी वहां से चले गए। लिख दो, तलाशी ली पर कथित राज बिहारी नहीं मिला। टोक्यो में ब्रिटेन के जासूस भी उनकी तलाश में थे। एक बार तो वे राजमहल के प्रधान अधिकारी के घर में जा छिपे। यहाँ कोई हिंदुस्तानी नहीं है। यह लुका छिपी का खेल बरसों चलता रहा। राज बिहारी ने अपना जापानी नाम रखा था हयाशी इचिरो। तोयमा सदा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। हाइजो, क्या तुम अपनी बेटी की शादी इस हिंदुस्तानी नौजवान से कर सकोगे? मैं अपनी पत्नी से सलाह करके बताऊंगा। आइजो ने अपनी पत्नी कोको को सारी बात बताई। तोयमा की इच्छा है कि तोशिको की शादी हम अपने भारतीय मित्र से कर दें। मुझे तो यह सब सुनकर खुशी हुई है, पर इस बारे में तोशिको की रजामंदी लेनी होगी। मैं जानती हूँ कि मिस्टर बोस को बचाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम होगा, और कोई भी तो नहीं जो यह काम कर सके। माँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। 1 महीने बाद, माँ, मैं मिस्टर बोस के साथ एक जान हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके लिए ढाल बनकर रहूँगी। बेटी, तुम यह जानती हो कि तुम्हारी शादी खुशियों की सौगात लेकर नहीं आएगी। क्या तुम सचमुच अपने आप को उनसे एक जान कर पाओगी? माँ, मैंने संकल्प कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो। जब जासूस राज बिहारी के पीछे पड़े थे, तब वे जिस नानबाई के घर में जा छिपे थे, वह आइजो सोमा ही था। आइजो परिवार को बस एक ही चिंता थी कि मिस्टर बोस कहीं पहले से ही शादीशुदा हुए तो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। 15 साल की उम्र में मैंने संकल्प किया था कि मैं अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दूंगा। मैंने कभी शादी की बात सोची भी नहीं, परंतु अगर मिस तोयमा की इच्छा है कि कुमारी तोशिको की शादी मुझसे होनी है, तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। तोयमा के इस फैसले से बेहद खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं दोनों को बचाने की भरसक कोशिश करता रहूंगा। दोनों का विवाह गुपचुप संपन्न हो गया। विवाह तोयमा के संरक्षण में हुआ। श्रीमती आइजो बीमार थीं। अपनी रोगशैया पर लेटे लेटे ही उन्होंने विवाह संस्कार संपन्न होते देखा। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। श्री आइजो ने नव दंपत्ति को विदा किया। जिन दिनों राजबिहारी आइजो परिवार के घर में छिपे हुए थे, उन्हीं दिनों उनका एक नवजात शिशु चल बसा था। मेरा बच्चा तो चला गया, पर महान भारत माता की आत्मा से मेरा निकट संपर्क जरूर हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, पर हम जापानी लोग एक क्रांतिकारी को अपनी नज़रों के सामने मरते तो नहीं देख सकते। आइजो ने सब नौकर चाकरों को बुलाकर समझा दिया था कि विदेशी क्रांतिकारी को शरण देने में क्या जोखिम है।
मालिक हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनकी रक्षा करेंगे। इन्हीं दिनों एक ब्रिटिश युद्धपोत ने जापान के एक स्टीमर पर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि टोक्यो के अधिकारियों ने रास बिहारी के खिलाफ देश निकाले का आदेश रद्द कर दिया। श्रीमन, अब आप बेरोक टोक जहां चाहें जहां आ जा सकते हैं। रास बिहारी और तोशिको के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। वे जापान के नागरिक बन गए। विवाह के 8 साल बाद तोशिको चल बसी। बेटा, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अपनी सारी शक्ति और समय भारत माता की मुक्ति में लगाओ। मसाहिदे और तेतुको बड़े हो गए हैं, इन्हें हम संभाल लेंगे। माँ, अब तोशिको जैसा प्यार मिल पाना असंभव है। उसके बिना जीवन की कल्पना करना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। वह हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। तोशिको, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मिस्टर बोस सचमुच एक महान आदमी हैं। तुम्हारे हिसाब से वे कुछ ज़्यादा ही महान हैं। नहीं, तुम खुश हो ना? जापानियों की सहानुभूति और प्यार ना मिला होता तो मैं ना जाने कब इस दुनिया से विदा ले चुका होता। टोक्यो के एक स्कूल में रास बिहारी जापानी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने लगे। भारत से आने वालों के लिए उन्होंने एक रैन बसेरा तैयार कराया। अगस्त 1926 में रास बिहारी ने नागासाकी में एशियाओं की एक सभा आयोजित की। हम जिस एशियाई संघ की स्थापना कर रहे हैं उसे पूर्वी सभ्यता के एक नए सांचे में ढालना है। इसका आधार होगा एशिया के प्रति प्यार और आस्था। आइए हम मिलजुल कर मानवता के सुख की वृद्धि करें। रास बिहारी ने और भी कई संस्थाओं की भारतीय समाज, भारत जापान मैत्री समाज, इंडिपेंडेंस लीग आदि उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिए। एशिया एशियाइयों के लिए है, गोरों वापस जाओ। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब रास बिहारी अधिक सक्रिय हो उठे। इस महान युद्ध ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा कर दी है जो भारत के हक में है। अब हमें देश को आज़ाद कराने में भरपूर सहयोग देना चाहिए। उन्होंने रेडियो से भी प्रसारण किए। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, पिछले 100 वर्षों में हम हिंदुस्तानियों ने चाहे स्वदेश में हो चाहे विदेश में ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए हजारों बलिदान किए हैं। आओ हम फिर उठ खड़े हों, एकता के बंधन में बंध जाएं और श्री कृष्ण के बताए निष्काम भाव, बुद्ध की निस्वार्थता और शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह की नसीहतों की ताकत अपने भीतर समेटकर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चलें। अपने घर के बाहर उन्होंने एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर हिंदुस्तानी शहीदों के नाम अंकित थे। वह रोज उसके सामने खड़े होकर ध्यान में डूब जाते थे। मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, वीजी पिंगले, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी की लड़ाई को और गति देने के लिए बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का पुनर्गठन किया गया। हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारा एक ही अखंड राष्ट्र है, भारत एक ही दुश्मन है, इंग्लैंड, और एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वतंत्रता। जनरल मोहन सिंह की कमान में आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना हुई और उसे जापानी फौज के बराबर दर्जा दिया गया। बैंकॉक सम्मेलन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दूर पूर्व आने का निमंत्रण भेजा। नेताजी उस समय जर्मनी में थे। सुभाष चंद्र बोस एक जर्मनी पनडुब्बी में 1943 में सुमात्रा पहुंचे। नेताजी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर की एक विशाल जनसभा में, दोस्तों और साथी सिपाहियों, आज का यह मौका मेरे लिए जिंदगी का सबसे अधिक खुशी का मौका है। देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आज मैं अपनी वंदनीय मातृभूमि की एक सबसे यशस्वी विभूति को आपके सामने ले आया हूँ। आज आप सबकी मौजूदगी में मैं अपने पद से इस्तीफा देकर देश सेवक सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ। भारत में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसका प्रतिनिधित्व सुभाष चंद्र करते हैं। नेताजी जिंदाबाद, रास बिहारी जिंदाबाद, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, रास बिहारी बोस जिंदाबाद, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, भारत जापान मैत्री जिंदाबाद। अपने जवाब में नेताजी ने ऐलान किया कि रास बिहारी उनके सर्वोच्च सलाहकार होंगे। पिछले विश्व युद्ध के दौरान और उससे पहले हिंदुस्तान के लोग रास बिहारी को बखूबी जानते थे। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने जो जो चमत्कार किए उनकी याद हमारे मनों में तो एकदम ताज़ी है ही। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के रिकॉर्ड में भी उनके कारनामे हमेशा दर्ज रहेंगे। वे दूर पूर्व में भारत के क्रांतिकारी संघर्ष के प्रवर्तक हैं। सिंगापुर से नेताजी टोक्यो पहुंचे। नेताजी जिंदाबाद, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, स्वतंत्र भारत जिंदाबाद, रास बिहारी बोस जिंदाबाद। उनके आने से पूर्वी एशिया के 20 लाख भारतीयों की नसों में मानो बिजली सी दौड़ गई और
आज़ादी की लड़ाई की आग अकस्मात पूरे जोरों से धधक उठी। उनका दिल्ली चलो का नारा लोगों के लिए एक वरदान बन गया। चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज में भर्ती के लिए भीड़ सी टूट पड़ी। आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी नेताजी ने स्वयं संभाली। साथी सिपाहियों, जिस घड़ी का इंतजार था वह आ गई है। अब हमारा शंखनाद होगा, दिल्ली चलो। जो महिलाएं देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती थीं, उनके लिए नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की स्थापना की। दोस्तों, आज़ादी की पाव अब फटने ही वाली है। हिंदुस्तान के लोगों का अब यह फ़र्ज है कि आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के झंडे तले अपना आखिरी संघर्ष छेड़ दें। इस काम में मुझे आप सबके पूरे पूरे सहयोग की ज़रूरत है। अस्थायी सरकार के अध्यक्ष के नाते नेताजी ने हिंदुस्तान के प्रति वफादारी की शपथ ली। खून के आखिरी कतरे तक मैं अपने देश की सेवा का व्रत लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि गुलामी से देश के 30 करोड़ लोगों की मुक्ति के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। इधर बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज की जंग जारी थी। उधर टोक्यो में रास बिहारी बुरी तरह बीमार पड़े थे। नेताजी के आने से पहले वे अपने कंधों पर जितना ज़बरदस्त बोझ उठाए चल रहे थे, उसकी वजह से उनकी सेहत एकदम टूट गई थी। मेरी चिंता छोड़ो, सीमा पर जाकर घायलों की मदद करो। रास बिहारी एकमात्र पुत्र जापानी नौसेना में भर्ती हो चुका था। रास बिहारी का मनीला के पास समुद्र में उसका युद्धपोत डूब गया और उसने वीरगति पाई। अपनी रोग सैया पर पड़े पड़े भी रास बिहारी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता युद्ध की प्रगति जानने के लिए बराबर आतुर रहते थे। मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा काम पूरा हो जाए। जापान के सम्राट ने उन्हें उदीयमान सूर्य पदक से विभूषित किया। एक विशेष संदेश वाहक ने अस्पताल आकर उन्हें पदक भेंट किया। 21 जनवरी 1945 को, यानी भारत के स्वतंत्र होने से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व, दो क्रांतिकारियों के इस वीर नायक ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और स्वतंत्र भारत के इतिहास को एक ऐसा नाम विरासत में दे गया जो जीते जी सदा बलिदानों की जगमगाहट से दीप्ता रहा और मृत्यु के बाद यश गाय से हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।